गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभय सिंह अपने यूट्यूब के चैनल बायोलॉजी विद अभय सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने इंट्रो वीडियो में आपको बताया था कि यहां पर क्लास 11th और 12th के टॉपिक वाइज चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं क्लास 11th का जो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आज मैंने उसको यहाँ पे कवर किया है। वीडियो काफ़ी छोटी छोटी रहेंगी जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने के बाद जो है डाउनलोडिंग में भी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए मैं एक एक करके एक एक टॉपिक को आपको यहाँ पर कवर कराता रहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पीछे चैप्टर का नाम लिखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ 3 मार्कर हैं, आपको शायद कैमरे में दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। एक ब्लू कलर का मार्कर है, एक रेड है और एक ब्लैक है। ठीक है, तीनों के कलर यहाँ पर डिफरेंट है। मान लीजिए तीनों को कलर के अकॉर्डिंग मैं अलग रख दूँ, ब्लू को मैं एक साइड रख दूँ, ब्लैक को मैं अलग रख दूँ और रेड वाले को अलग रख दूँ। तो जो क्लासिफिकेशन का मेरे यहाँ बेस था वो मैंने एक कलर को बेस रख के मैंने इसको मार्कर को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लासिफिकेशन ऐसे जनरली किया जाता है कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर को देखा जाता है, अगर सिमिलरली 4-5 में टैली कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर देते हैं। आप लोग अक्सर स्कूल में भी करते हैं, आप लोग ग्रुपिंग करते होंगे कुछ बच्चों को लेके। तो मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, तो आप एक ग्रुप बना देते हैं, ये अच्छे बच्चों का ग्रुप है, ये खराब बच्चों का है। ऐसा ग्रुपिंग आप लोग भी करते हैं। उसी तरीके से साइंटिफिक बेस पे अगर जाया जाए तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर को लेके, चाहे मार्कोलॉजिकल बेस हो या फिर जो है कुछ यूनिवर्सली कैरेक्टर को लेके क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन जो आया था वो 2 क्लासिफिकेशन किंगडम देने का श्रेय जाता है कैरोलस लिनियस को। इन्हें आप लोग जानते हैं, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने टेक्सोनॉमी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। आप लोग बायोनोमेनक्लेचर पढ़े होंगे, बायोनोमेनक्लेचर थ्योरी, उसको भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। अभी इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने पूरे एनिमल किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। और किसके बेस पे किया था वो अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन इन्होंने 2 क्लास में डिवाइड किया था 2 किंगडम में। पहला किंगडम जो था उसको इन्होंने कहा प्लांटी, और दूसरे किंगडम को इन्होंने नाम दिया एनिमीलिया, नॉट एनिमल, एनिमीलिया। ठीक है, उसके बाद इनका बेस क्या था, इन्होंने जो बेस रखा क्लासिफिकेशन का, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई स्टडी नहीं की। इन्होंने सेल को उठाया, एक सेल को देखा और जिसमें सेल वाल पाई गई, ठीक है, उसको इन्होंने रखा प्लांट में, और जिसमें सेल वाल नहीं पाई गई उसको रखा इन्होंने एनिमल में। जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू समझिएगा आप लोग। ये मान लीजिए कोई सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसके बाहर एक आउटर कवरिंग और पाई जा रही है जिसको मैं नाम दे रहा हूं सेल वाल। इसको क्या नाम दे दिया, सेल वाल। जिसमें सेल वाल पाई गई उसको इन्होंने रख दिया प्लांट में, और जिसमें सेल वाल नहीं पाई गई थी उसको रख दिया इन्होंने एनिमीलिया में। ठीक है, और ऐसे ही इन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट थे, जितने भी फंजाई थे, जितने भी बैक्टीरिया थे और जितने साइनोबैक्टीरिया थे, ऐसे सबको इन्होंने क्या किया, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उसको कहाँ रख दिया, प्लांटी में, और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, जिसमें केवल सेल मेम्ब्रेन इनको दिखी, उसको कहाँ रख दिया, एनिमीलिया में। और इन्होंने क्या किया, प्रोटोजोआ, स्पॉन्ज, वार्म, फिशेस और बहुत सारे नॉन कार्डेट और कार्डेट को इन्होंने किस में डाल दिया, इन्होंने डाल दिया एनिमीलिया में। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, कहा गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बेस पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग क्लास में डिवाइड किया, क्लास नहीं कहेंगे, किंगडम में अलग अलग डिवाइड किया। ये 2 क्लासिफिकेशन किंगडम जो था ये कैरोलस लिनियस के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक देखने को मिले। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉबैक लिखा हूँ और आपको मेन फोकस करना है ड्रॉबैक पे, क्योंकि आपको पता है जनरली आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते ये समझ जाते हैं कि सेल वॉल के बेस पे प्लांट को और एनिमल को अलग अलग किया गया था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो है 5 क्लासिफिकेशन किंगडम,
जिसको आर.एच. विटेकर ने दिया था। प्रेजेंट टाइम में ये जो क्लासिफिकेशन है करोलस लीनियस का टू क्लासिफिकेशन किंगडम, उसको नहीं माना जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक मिले, और ड्रॉबैक के अकॉर्डिंग ही इनको क्या किया गया था, हम लोग अलग अलग किए। जैसे पहला ड्रॉबैक क्या आया था, देखिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को उन्होंने एक साथ रख दिया। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा पहली बात तो सब प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक। दो सेल है, समझ लीजिए, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं यूकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, यूकैरियोटिक। ऐसे अब एक बात देखिए ध्यान से, अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जिसमें बहुत सारे डिफरेंट आ रहे हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, इतने सारे डिसिमिलरिटी के बाद भी अगर इनको एक साथ रखा गया तो कहीं ना कहीं समस्या थी इस क्लासिफिकेशन में, जिसके लिए इस क्लासिफिकेशन को डिस्क्वालीफाई किया गया। पहला आप लोगों ने देख लिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे। दूसरा क्या था, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। अब फिर से आपको नहीं समझ में आएगा सर ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। देखिए इधर देखिए, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई प्लांट है हमारा, बहुत सुंदर सा, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो डायग्राम से आप लोग मत जाइएगा, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए प्लांट है और ये मान लीजिए आप हैं, बहुत सुंदर से छोटे छोटे, ठीक है, गुस्सा मत होइएगा कि ये कोई, ठीक है, ये आप लोग हैं। जो प्लांट होते हैं ये लाइट के प्रेजेंस में ये अपने फूड का फॉर्मेशन सेल्फ करते हैं। ऐसे सभी जो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। और जो फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं उनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ। मतलब हम लोग क्या है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स से फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। तो प्लांट, आपके प्लांट, कभी किसी प्लांट में ऐसा आया कि आपके पास आया बोला भैया थोड़ा सा कुछ खाना वाना दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता ना। लेकिन आप जाते हैं प्लांट के, अब आप कहेंगे सर हम प्लांट के पास तो नहीं जाते खाना मांगने, हम तो मम्मी के पास जाते हैं। भाई ठीक है, मानते हैं कि आप लोग खाना मांगने के लिए मम्मी के पास जाते हैं, लेकिन आप कभी पेड़ के पास जाएंगे ना तो आम के लिए किसके पास जाते हैं, पेड़ के पास। या जितने भी हमारे ये फसल हैं या फिर जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर प्लांट से ही हमको मिलती हैं। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो हमारा सोर्स है वो क्या है, वो प्लांट है। तो प्लांट जो होते हैं वो अपने फूड का सेल्फ फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉफ। प्लांट के अलावा भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे डेड डिकेइंग मटेरियल पे अगर डिपेंड करते हैं। तीसरा ड्रॉबैक जो था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये बात समझिएगा। मान लीजिए कि प्रोटोजोआ है, इसको मैं मिटा दूं, चलिए ठीक है, मैं ही बना देता हूँ। मिटाने के लिए मेरा डस्टर शायद नहीं है अवेलेबल, तो मैं हाथ से मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए आप लोग, ये मान लीजिए कि आपका अमीबा है, क्या है, अमीबा। ये इसकी पूरी जो बॉडी है, या आप जो कह सकते हैं इसके पूरे बॉडी का फॉर्मेशन सिंगल सेल से हुआ है, या ये जो एनिमल है वो सिंगल सेल है। इसमें बस केवल एक ही सेल है, एक सेल के अलावा इसमें और कोई सेल नहीं है। जिसमें केवल एक सेल पाई जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। और जिसमें बहुत सारी सेल पाई जाती है, जैसे हम लोगों में बहुत सारी सेल पाई जा रही है, तो हम लोगों को बोला जाएगा मल्टी सेलुलर। इन्होंने क्या किया कि यूनिसेलुलर को और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया। अब समझिए, देखिए ध्यान से, आप और अमीबा भाई भाई है ना, अकॉर्डिंग टू करोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ड्रॉबैक इसके थे, इसीलिए इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया गया। और उसके बाद आया आपका थर्ड क्लासिफिकेशन किंगडम, ठीक है। इसमें करोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था ये आप कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर लिया गया था। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप दो लोगों को जज कर रहे हैं या दो लोगों को क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लास की बात है, आप लोग अक्सर क्लास में ऐसा करते हैं। टीचर कोई आया और एक बच्चा क्लास में अच्छा नंबर पा रहा है और एक बच्चा क्लास में कम नंबर पा रहा है। अब नंबर के अकॉर्डिंग टीचर ने क्या किया, उस बच्चे को जो ज़्यादा नंबर पाता था उसको कह दिया ये बहुत अच्छा बच्चा है, और जो कम नंबर पाता था उसको कह दिया ये खराब बच्चा है। बाकी उसके और किसी भी कैरेक्टर के बारे में टीचर को नहीं पता है, बस एक मार्कशीट से उन्होंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब क्या पता चला,
जो लड़का ज़्यादा नंबर पाने वाला था वो बड़ा शैतान टाइप का बच्चा था, और जो कम नंबर पाने वाला था बच्चा वो एक्चुअली में नंबर तो कम पाया था लेकिन काफ़ी अच्छा बच्चा था, नोबेल टाइप का, एकदम बहुत सीधा साधा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, जब तक किसी भी क्लासिफिकेशन में बहुत सारे कैरेक्टर को नहीं लिया जाएगा तब तक ड्रॉबैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो टू क्लासिफिकेशन किंगडम था इसमें बहुत, टू क्लासिफिकेशन किंगडम में आपने देखा था कई सारे ड्रॉबैक थे। एक ड्रॉबैक उसमें यह था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया गया था। ठीक है, जैसे लिनियस ने क्या किया था, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को एक साथ रखा। आप कह सकते हैं कि अर्नेस्ट हैकेल ने थर्ड क्लासिफिकेशन किंगडम दिया और उन्होंने इस गलती को सुधारने का प्रयास किया। ठीक है, जो उनसे मिस्टेक हुई थी कार्नुस लिनियस ने, उसको सही करने का काम कौन कर रहे थे, अर्नेस्ट हैकेल ने। उन्होंने क्या किया, एक अलग से किंगडम बनाया। प्लांटी पहले से था, एनिमिलिया भी वैसे का वैसे था, इन्होंने प्रोटिस्टा नया किंगडम बनाया। तो आपसे कोई अगर पूछेगा कि प्रोटिस्टा किंगडम को किसने दिया या प्रोटिस्टा किंगडम को किसने डिस्कवर्ड किया, तो आप नाम दे सकते हैं अर्नेस्ट हैकेल का। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा को एक अलग से किंगडम बनाया और इसमें क्या किया कि जितने भी यूनिसेलुलर थे प्लांटी से और एनिमिलिया से निकाल के उनको कहाँ रख दिया, यहाँ पर प्रोटिस्टा में। जैसे देख सकते हैं इससे पहले बैक्टीरिया कहाँ पर था, प्लांटी में था। फंजाई कहाँ था, प्लांटी में था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डाइएटम, फंजाई सबको उठा के कहाँ रख दिया है, प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ इससे पहले आपको कहाँ मिल रहा था, एनिमल में। इन सारे को उठा के क्या किया, एक अलग जो क्लास इन्होंने बनाया था, या क्लास नहीं कहेंगे इसको, जो अलग किंगडम बनाया था उसमें रख दिया। किस बेस पे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेस पे। और लेकिन इनके भी ड्रॉबैक आ गए। जैसे इनके अब क्या ड्रॉबैक आ गए, जैसे केवल इन्होंने एक बेस रखा, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये है आपका, मैं इधर आ जाता हूँ इस टाइम। देखिए जैसे क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया है। ठीक है, बस केवल आप बैक्टीरिया को देखिए। तो यहाँ पर है प्रोटोजोआ। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो भी कैसा है, यूनिसेलुलर है। ये जो प्रोटोजोआ हमारा है ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन ये मान लीजिए आपका बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, ये प्रोकैरियोट है। ये कैसा है, यूकैरियोट है। इसका मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया था ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, और जो अमीबा है वो यूकैरियोटिक है। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, और यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है। फिर से ड्रॉबैक आ गया। ड्रॉबैक क्या है कि एक बैक्टीरिया है और एक प्रोटोजोआ है, दोनों को एक ही क्लास में रख दिया गया, या आप कह सकते हैं दोनों को प्रोटिस्टा में ही उठा के रख दिया गया, जो कि ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक आया था। इस ड्रॉबैक को सुधारने के लिए फिर से एक साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने फोर्थ क्लासिफिकेशन किंगडम दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अलग से मोनेरा क्लास बनाया। या बार बार क्लास निकल रहा है तो आप क्लास ना, वो किंगडम है। कभी कभी कुछ चीज़ें रॉन्ग वर्ड जुबान पे सेट हो जाते हैं तो बार बार पढ़ाते टाइम आ जाता है। अलग से एक किंगडम दिया जिसका नाम क्या था, मोनेरा। अब मोनेरा में उन्होंने क्या किया था, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे सबको उठा के कहाँ रख दिया, मोनेरा में। ठीक है, तो आगे हम लोग आपको दिखाएंगे फोर क्लासिफिकेशन। थ्री क्लासिफिकेशन किंगडम में हमने देखा था कि जो सेल ऑर्गेनाइजेशन था उसके अकॉर्डिंग जो है हैकेल ने प्रोटिस्टा एक नया किंगडम बनाया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को और यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ को एक साथ रख दिया था। इसके यही सबसे बड़े ड्रॉबैक थे। इस गलती को फिर से सुधारने के लिए एक और साइंटिस्ट आए। जैसे क्या होता है ना, गलतियां होती रहती हैं तो उसको सुधारने के लिए कोई ना कोई आता है। अब ये मत आप लोग करने लगेगा कि आप लोग खुद गलती करने लगे और सोचे कि कोई दूसरा आके सुधारेगा। अपनी गलती आप खुद से सुधारिएगा। हम लोग भी ऐसे बहुत सारी गलतियां यहाँ ब्लैक बोर्ड पे होती रहती है तो सुधारते हैं। इनकी गलतियों को सुधारने के लिए आए कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया, एक नया जो किंगडम बनाया उसको बोला गया मोनेरा। और बार बार आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मोनेरा किंगडम किसने डिस्कवर्ड किया या मोनेरा किंगडम किसने बनाया। तो आप बता सकते हैं मोनेरा किसने बनाया था, कोपलैंड ने। अब इन्होंने क्या किया, कोपलैंड ने मोनेरा में बैक्टीरिया को रख दिया, साइनोबैक्टीरिया को रख दिया, या आप कह सकते हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उसको कहाँ रख दिया गया है, मोनेरा में। सारे प्रोकैरियोटिक कहाँ गए,
मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक आ गए और यूनिसेलुलर कैसे, यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोट सभी कहाँ आ गए थे, प्रोटिस्टा में, जो कि आज भी आप लोग उसको पढ़ते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये हुई इस क्लासिफिकेशन में, जैसे कि 3 क्लासिफिकेशन किंगडम में आपने देखा था फंजाई कहाँ था, 3 क्लासिफिकेशन में फंजाई था आपका किसमें, प्रोटिस्टा में। 2 क्लासिफिकेशन किंगडम में फंजाई कहाँ था, प्लांटी में। अब जैसे ही मोनेरा आया, अब यहाँ समस्या होने लगी कि फंगस को कहाँ रखा जाए या फंजाई को किस क्लास में रखा जाए। तो इन्होंने क्या किया कि मोनेरा में ना रख के फंजाई को वापस फंजाई को कहाँ भेज दिया गया, प्रोटिस्टा से वापस फंजाई आ गया कहाँ पर, प्लांटी में। ठीक है, 2nd क्लासिफिकेशन किंगडम में या 2 क्लासिफिकेशन किंगडम में फंजी था कहाँ पर, प्लांटी में। 3rd वाले में कहाँ आ गया था, प्रोटिस्टा में। और 4th क्लासिफिकेशन में फिर क्या होगा कि फिर इसको कहाँ भेज दिया गया, प्लांटी में। और इसका यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी फंजाई होते हैं या जिनको आप फंजी कहते हैं, ये कैसे होते हैं, ये सभी हेट्रोटॉप्स थे। कैसे थे, हेट्रोटॉप्स थे। और आपका इसमें प्लांट जितने थे वो कैसे थे, आपके सभी प्लांट कैसे थे, आपके सभी जो प्लांट थे वो कैसे थे, ऑटोट्रॉप्स थे। मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हो गई कि जो हेट्रोटॉप और ऑटोट्रॉप को एक में रख दिया गया। अब इस क्लासिफिकेशन का ये ड्रॉबैक था, इसको सही करने के लिए जो 4th क्लासिफिकेशन किंगडम था, इसके ड्रॉबैक को सही करने के लिए 5 क्लासिफिकेशन किंगडम आया, जिसको आप लोग कहते हैं कि किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। क्या ड्रॉबैक था कि फंजाई कहाँ आ गया था, प्लांटी में। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसी में आपको कंफ्यूजन होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज आपको समझने वाली है कि मोनेरा में किसको रख दिया गया, जितने प्रोकैरियोटिक थे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया जितने थे सबको कहाँ रख दिया गया, प्रोकैरियोटिक में। मोनेरा में किसको रख दिया गया, यूनिसेलुलर को और यूकैरियोटिक को। समस्या हुई किसके लिए, समस्या हुई फंजाई के लिए। तो फंजाई को कहाँ रख दिया गया, फंजाई को वापस फिर से कहाँ भेज दिया गया, प्लांटी में। पहले प्लांटी में था, फिर उसके बाद आया था प्रोटिस्टा में, और फिर कहाँ से भेज दिया गया इसको, प्लांटी में। अब यही सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक हो गया। अगर कोपलैंड ने इसको ना भेज के अलग से कोई किंगडम बना दिया होता इसके लिए, तब तो यही काम खत्म था। फिर आप लोगों को 5 क्लासिफिकेशन किंगडम की जरूरत नहीं थी, फिर आर.एच. व्हिटेकर को फालतू में मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या करिएगा, इन्होंने कोपलैंड ने आर.एच. व्हिटेकर को भी मौका दिया कि आप भी आइए और कुछ अपना योगदान दीजिए। तो आता है फिर इसके बाद 5 क्लासिफिकेशन किंगडम आर.एच. व्हिटेकर का, जिसको अभी हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं।